मॉर्निंग एवरीवन, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक एम लक्ष्मीकांत की। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन पॉलिटी अगर आपको समझनी है तो आपको इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। यहाँ पे है क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। इनके फीचर को देख लेते हैं। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389 ऑफ दिस 296 सीट्स were to be allotted to British India and 93 seats to be princely state। यहाँ पे कहा गया है कि टोटल जो स्ट्रेंथ होगी टोटल इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389, उस 389 में से 296 सीट दी जाएगी ब्रिटिश इंडिया को और प्रिंसली स्टेट को दी जाएगी 93 सीट्स। 296 ब्रिटिश इंडिया को जो सीट्स दी जाएगी उसमें 292 मेंबर को ड्राउन किया जाएगा गवर्नर की 11 प्रोविंसेस के द्वारा। ये प्रोविंसेस थी मद्रास, मुंबई, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, बंगाल, असम, पंजाब ईटीसी प्रोविंसेस थी। आप नोट्स एंड रेफरेंसेस में देख सकते हैं, लिखा हुआ है एम लक्ष्मीकांत के बुक में। और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होगी। इनका सेकेंड देख लेते हैं। Each province and princely states or group of state in case of small states। इनका सेकेंड में है क्या कि पॉपुलेशन के हिसाब से इन सीटों को बांटा गया और इस तरीके से रखा गया कि एक सीट में 10 लाख लोगों को रिस्पॉन्ड करेगी। इनका थर्ड देख लेते हैं। सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिवाइडेड अमोंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो 296 सीटें जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को दे रखी है, यहाँ पे जो भी सीटें अलॉट होगी वो 3 कम्युनिटीज में अलॉट होगी। एक कम्युनिटी होगी मुस्लिम, एक कम्युनिटी होगी सिख, एक कम्युनिटी होगी जनरल। मुस्लिम में मुस्लिम होंगे, सिख में सिख होंगे, जनरल में अलग होगी। इनका 4 देख लेते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब कहा गया है कि हर कम्युनिटी के लोगों को चुना कैसे जाएगा। अब सवाल ये उठता है तो मुस्लिम सीटों पे जो वोट डाले जाएंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वो मुस्लिम मेंबर होंगे, वही मुस्लिम सीटों के लिए वोट करेंगे। जो मुस्लिम मेंबर होंगे वही मुस्लिम सीटों के लिए वोट करेंगे। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मुस्लिम मेंबर होंगे वही मुस्लिम सीटों के लिए वोट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठ रहे थे ना, उन लोगों का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठ रहे थे उनको चुनने के लिए अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनके मेंबर ने वोट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मुस्लिम बैठेंगे उनके लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मुस्लिम है वो वोट करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सिख बैठेंगे उनके लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सिख है वो वोट करेंगे और बाकी सब लोग इस जनरल कैटेगरी के लिए वोट करेंगे। ये वोट होगा बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ। इनका 5 देख लेते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्रिंसली स्टेट के, हेड जो हैं प्रिंसली स्टेट के, ये हेड ही नॉमिनेट कर देंगे जिनको वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन जाएंगे, ये बोला गया। और यहाँ पे किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को आधा इलेक्ट किया गया, आधा नॉमिनेट किया गया था। प्रिंसली स्टेट जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज देंगे
जाएंगे वही वो हो जाएंगे नॉमिनेट, और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो हो जाएंगे पार्टली इलेक्टेड। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे थे उनके लिए जो वोट डाले गए हैं वो पूरी तरह से देश की जनता ने वोट नहीं डाला था। मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वोट डालने की आज़ादी दी गई थी, वो लिमिटेड थी, जैसे कि कितना टैक्स है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना एजुकेशन है, इतना टैक्स होना चाहिए, इतना प्रॉपर्टी होना चाहिए, इतना एजुकेशन होना चाहिए, वोमेन वोट नहीं डाल सकती है, इस तरह की लिमिटेशन थी। तब जिनके पास इतना टैक्स है, इतना प्रॉपर्टी है, इतना एजुकेटेड है, तब वो इंसान वोट डाल सकते थे, उनको वोट डालने की आज़ादी दी गई थी। तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग वोट डाल सकते थे, बहुत कम लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वोट डाल सकते थे। तो 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ने चुना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के लोगों को, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लोग को चुन रहे थे। 10% पॉपुलेशन ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के लोगों को चुना, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुन रहे थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे हम लोगों के पास, और हम लोग चाह रहे थे कि एक ऐसा संविधान बन जाए जो सारे क्लासेस को ध्यान में रखे। ये ज़रूरी भी था फ्रेंड्स। जुलाई अगस्त 1946 में ये इलेक्शन कंडक्ट हुए इंडिया भर में। तो इंडिया भर में, और इंड में जब इनका रिजल्ट आया, इंड में वोट जीते इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिले 73 सीटें, और बाकी छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी को 15 सीटें मिली। तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को सीट अलॉटेड थी 296 को, वो सीटें सारी आ गई, और प्रिंसली स्टेट के सीटों में से कोई नहीं आया। प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे वो किसी को नहीं भेजे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन्हीं 296 मेंबर से काम करना स्टार्ट किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पारसीज एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख सारे, और वोमेन, सारे लोग इंक्लूड थे, लेकिन सारे दिग्गज नेता इंक्लूड थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी को कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना ही नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी आज़ादी चाहते थे, जल्दी से जल्दी आज़ादी चाहते थे महात्मा गांधी। चलिए अब हम लोग इनका सेकंड देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम लोग ये देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946. द मुस्लिम लीग बायकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन द सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में, और इसमें असेंबली की टेम्पोररी प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस असेंबली के टेम्पोररी प्रेसिडेंट होंगे, याद रखिएगा दोस्तों, टेम्पोररी प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के बाद प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट बने 2 लोग असेंबली के, और वाइस प्रेसिडेंट बने 2 लोग असेंबली के। वो 2 लोग थे H.C. मुखर्जी होंगे, और एक होंगे V.T. कृष्णानामाचरई। और इनका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए हम लोग ऑन December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन इन द असेंबली। 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू पेश करेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में वो ऑब्जेक्टिव लिखे हैं जिस हिसाब से हमारे नए देश को गवर्न किया जाएगा, चलाया जाएगा। फंडामेंटल फिलोसॉफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होगा, और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बाद में मॉडिफाई करके इसको प्रीएम्बल बनाया गया।
इनका फर्स्ट देख लेते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स firm and solemn resolve to the proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance as constitution। इनका फर्स्ट में है क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह रही है कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंस नेशन बनाया जाएगा, सोवेरेन रिपब्लिक बनाया जाएगा, और यह बोला गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया के फ्यूचर गवर्नेंस के लिए अपना संविधान बनाएगी। इनका सेकेंड देख लेते हैं। वेयर इन द टेरिटरीज डेट नाउ compromise British India, the territories that now form the Indian states and such other parts of India as are outside India। इनका सेकेंड में इसमें कहा गया है कि अभी जो टेरिटरीज ब्रिटिश इंडिया में है, आगे वो टेरिटरीज जो इंडियन स्टेट का पार्ट बनेगी, या फिर ऐसी कोई टेरिटरीज जो इंडिया किसी बाहर आउटसाइड से लेता है, ऐसी कोई टेरिटरी या ऐसी कोई स्टेट जो बाहर का है या फिर ऐसे दूसरे देश का है, ऐसी कोई टेरिटरीज या फिर अपने या दूसरे देश का कोई टेरिटरीज है, वो अपने आप से इंडिया में मिलना चाहता है तो वो इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया में मिल सकता है, और जो इंडिया बनेगा डेट विल बी ए यूनियन ऑफ देम ऑल। जो इंडिया बनेगा डेट विल बी ए यूनियन ऑफ देम ऑल। इनका थर्ड देख लेते हैं। इनका थर्ड में इसमें कहा गया है कि अभी जितनी भी हमारे पास टेरिटरी है, उस टेरिटरी की जो भी हमारे पास बाउंड्री है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रॉपर डिबेट्स होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के बाद जिस हिसाब से भी डिसाइड किया जाएगा, उस हिसाब से इस बाउंड्री को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और रिकॉग्नाइज करने के बाद जो यूनिट बनेंगे वो स्टेट्स बनेंगे। इंडिया में जो प्रोविंसेस बनेंगे वो अपने आप में ऑटोनॉमस यूनिट होंगे। ऑटोनॉमस मतलब उनको राज करने के लिए अप्रोप्रिएट पावर्स दी जाएगी, और वो पावर्स इस अकॉर्डिंग होगी कि ये राज करते वक्त यूनियन की पावर या सेंटर की पावर के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेगी। इनका फोर देख लेते हैं। वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया। इनका फोर में है, इसमें कहा गया है कि सारा पावर जो हमारे संविधान के अंदर है, जितनी भी स्टेट की पावर होगी, इंडिपेंडेंट स्टेट की पावर होगी, और जो अलग अलग एजेंसीज होगी उनकी पावर होगी, वो ड्राइव्ड होती है फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत की लोगों से, और भारत की लोगों से यह ड्राइव्ड होती है। इनका 5 देख लेते हैं। वेयर इन सेल बी ग्रांटेड एंड सिक्योर्ड टू ऑल पीपुल ऑफ इंडिया जस्टिस, सोवरेन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, मतलब जस्टिस होगा, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वलिटीज रहेगी, और अपॉर्चुनिटी ओवर द फ्रीडम ऑफ थ्रू एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी रहेगी। इनका 6 देख लेते हैं। इनका 6 में इसमें बोला गया है कि बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस में जो है उनकी भी हम मदद करेंगे, उनको नीचे नहीं दबने देंगे, नीचे नहीं दबाएंगे, नीचे नहीं दबने देंगे, उनको उठाने की कोशिश करेंगे। माइनॉरिटीज़ को ऊपर उठाने का मौका दिया जाएगा, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज को ऊपर उठाने का मौका दिया जाएगा, डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर उठाने का मौका दिया जाएगा। इनका 7 में देख लेते हैं। वेयर बाय सेल बी मेंटेन्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द पब्लिक एंड इट्स सोवरेन। इसमें बोला गया है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो समुंदर है, सब पे हमारा राज होगा,
हमारी खुद की इंटीग्रिटी होगी, हमारी सोवरेनिटी होगी। कोई भी हमारी सोवरेनिटी को कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता, और लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन के हिसाब से जो कुछ भी सिविलाइज्ड नेशन रहे उनके लॉ के हिसाब से हम लोग राज करेंगे। और इसमें बोला गया क्या कि द एंशियंट लैंड ट्रेंस टू द राइटफुल एंड हॉनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक इट्स फुल एंड वेलिंग कंट्रीब्यूशन होगा प्रोमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। अब इनका ये देख लेते हैं। द रिजोल्यूशन वाज unanimously adopted by the Assembly on जनवरी 22, 1947। यहाँ ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सामने रखा गया ना, इनकी यूनेनिमसली एक्सेप्ट किया गया। इसको यूनेनिमसली एक्सेप्ट किया गया मतलब किसी ने भी इसके अगेंस्ट कोई पॉइंट नहीं उठाया। 22 जनवरी 1947 को इसको एडॉप्ट किया गया और इस रिजोल्यूशन के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया गया। इस रिजोल्यूशन को मॉडिफाई करके हमारा प्रीएम्बल लिखा गया है। आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।